बच्चों, मैं राष्ट्रीय स्वामी सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़। आज हम BA द्वितीय वर्ष की पुस्तक विश्व की प्रमुख राज्योत्सव के तहत ब्रिटिश सम्राट एवं राजमुकुट का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रिटेन में राजा या किंग जो है वहाँ की परंपरागत शक्तियों के रूप में प्रचलित है और परंपरागत रूप से ब्रिटिश में राजा निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी रहा है और लेकिन वर्तमान में वहाँ राजतंत्र का स्वरूप वैधानिक है और सीमित राजतंत्र है, क्योंकि व्यवहार में वहाँ लोकतंत्र स्थापित हो चुका है। अब हम देखते हैं कि वहाँ राजा की दो स्वरूप हैं। प्रथम राजा जब व्यक्ति के रूप में है तो व्यक्ति के रूप में राजा है और द्वितीय राजा एक संस्था के रूप में है। तो प्रथम जो व्यक्ति के रूप में उसे सम्राट कहते हैं और दूसरा जो संस्था के रूप में है उसे कहते हैं राजमुकुट। अब राजा एवं राजमुकुट के स्वरूप के बारे में हम अंतर करें तो हम देखते हैं कि ब्रिटेन में सम्राट एवं राजमुकुट के अंतर के बारे में हम बात करें तो ब्रिटेन में इनमें दोनों में अंतर सूक्ष्म अंतर है, क्योंकि राजा एक व्यक्ति के रूप में कार्य करता है और राजमुकुट है जो एक संस्था या इंस्टीट्यूशन का प्रतीक बना हुआ है। दोनों अंतर की हम जब बात करते हैं सबसे पहले इन दोनों में ये अंतर है कि राजा है वो एक संस्था है और व्यक्ति एक राजमुकुट एक संस्था है और राजा के व्यक्ति है। जब राजा अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए कार्य करता है व्यक्तिगत रूप में तो वो एक व्यक्ति है और जब वैधानिक शासन के रूप में वो कार्य करता है, किंतु एक संस्था के रूप में जब राजमुकुट कार्य करता है तो वो संस्था के तहत सिर्फ राजा ही नहीं, सम्राट ही नहीं, बल्कि राजा, रानी, मंत्री एवं संसद तीनों का सम्मिलित रूप होता है। वो एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऑफिस है और एक फंक्शन है। एक संस्था, एक कार्यालय, एक कृत्य, फंक्शन तीनों के रूप में ये काम करता है। अब राजा नश्वर है, अंतर देखें तो राजा नश्वर है और राजमुकुट अमर है। अर्थात राजा जो है वो एक व्यक्ति के बाद दूसरा व्यक्ति कार्य कर सकता है राजा के रूप में, लेकिन इंस्टीट्यूशन के रूप में वहाँ एक संस्था के रूप में राजमुकुट हमेशा कार्य करता है और वो हमेशा कार्य करता ही रहता है। जबकि व्यक्ति के रूप में वो कोई हेनरी, एडवर्ड या जॉर्ज के रूप में जब कार्य करता है तो वो मर सकता है। एक व्यक्ति मरने के बाद, एक राजा सम्राट के खत्म होने के बाद उसका बेटा या उसकी बेटी जो भी है वो सम्राट या सम्राज्ञी बन सकते हैं, किंतु वो इंस्टीट्यूशन के रूप में हमेशा जीवित रहता है। इसलिए ब्रिटेन में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि सम्राट मर गया पर सम्राट चिरंजीवी हो। अर्थात राजा मर गया लेकिन जो सम्राट के रूप में, जो राजमुकुट के जो रूप में जो संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, वो हमेशा जीवित रहती है। तीसरा अंतर है कि राजा मूर्तिवान है तथा राजमुकुट अमूर्त है। जैसे आप जानते हो मूर्तिवान किसे कहते हैं? मूर्त संस्था होती है जिसका हम आंखों के सामने जिसका भौतिक स्वरूप होता है, जैसे एक शरीरधारी व्यक्ति है और हम जैसे हमारी कक्षा है या हमारा विद्यालय, तो एक मूर्त रूप है इनका जो हम आंखों के सामने देखते हैं। लेकिन कुछ राजमुकुट वो अमूर्त है। अमूर्त का मतलब है जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, जैसे कि विचार है, विचार है, विचारों का अस्तित्व है, उसके बारे में बात होती है, वो हमेशा अस्तित्व उसका रहता है, लेकिन चूंकि हम उनको आंखों से देख नहीं पाते हैं इसलिए वो एक अमूर्त है। उसी तरह राजमुकुट एक इंस्टीट्यूशन है, वो एक संस्था है जिसे हम अपनी आंखों के सामने नहीं देख पाते हैं, वो एक विचार के रूप में है और उसके अंतर्गत कोई एक शरीरधारी व्यक्ति नहीं है बल्कि बहुत तीनों संस्थाएं जिसमें सम्राट, सरकार, कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद और संसद तीनों को मिलकर एक वैदिक या विधानिक अमूर्त इकाई के रूप में वो तीनों मिलकर कार्य करते हैं। अब राजा जो है वो राजमुकुट का अंग है। अंग का तात्पर्य है कि राजा अपने आप में एक अलग से व्यक्ति है, किंतु जब वो कार्य करता है तो वो राजमुकुट का अवयव हो जाता है। अवयव अर्थात 3 अंग होते हैं राजमुकुट में, कार्यपालिका, सम्राट और संसद। तो तीनों में से एक भाग बनकर वो राजा बन जाता है, उनका एक भाग राजा होता है। इसलिए राजा एक पृथक रूप में होकर राजमुकुट का ये एक अंग है और राजा एक स्थायी है, शाश्वत है, अमूर्त है। राजा सम्राट है वो मूर्त है, जबकि जो राजमुकुट है वो एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, वो अमूर्त रूप है, उसका स्वरूप दिखाई नहीं देता लेकिन उसका विचारों में उसका रूप है। उसी तरह से राजमुकुट के पास विशाल शक्तियाँ हैं और राजा के पास केवल रश्मि प्रदान है। विशाल शक्तियाँ क्योंकि उसके पास संसद भी राजमुकुट में आ जाती है, कार्यपालिका की भी राजमुकुट में आ जाती है और सम्राट स्वयं राजमुकुट का हिस्सा बन जाता है। तो इस तरह से राजमुकुट एक विशाल
शक्तियों का स्रोत बन जाता है, जबकि राजा जो एक रश्मि प्रधान यानी कि उसको सिर्फ वही कार्य करने पड़ते हैं जो कि उसे करने की सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा दी जाती है, इसलिए वो एक रश्मि प्रधान है। अगला अंतर है कि दोनों जो राजमुकुट जो भी कार्य करता है उसके लिए राजनीतिक दृष्टि से मंत्री उत्तरदायी होते हैं। जैसे हमारे देश में कार्यपालिका शक्तियाँ चूँकि राष्ट्रपति में निहित है और राष्ट्रपति सिर्फ रश्मि प्रधान है, वो वही कार्य करता है जिसकी करने की सलाह उसे मंत्रिपरिषद के द्वारा दी जाती है। इस तरह से ब्रिटेन में भी राजमुकुट एक राजमुकुट वही कार्य करता है जो मंत्रिपरिषद के द्वारा सलाह दी जाती है। तो राजनीतिक दृष्टि से उस कार्यों के लिए चूँकि जो मंत्रिपरिषद है उसका निर्माण हाउस ऑफ कॉमन्स से होता है, वो हाउस कॉमन्स और हाउस ऑफ कॉमन्स से ही होता है, इसलिए वो हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी होते हैं और वो जो निर्णय लेते हैं उसके निर्णय भी हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। इसलिए राजमुकुट जो हैं वो वही कार्य करता है जो करने के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा सलाह दी जाती है। चूँकि मंत्रिपरिषद द्वारा सलाह पर कार्य करता है इसलिए वो कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद का ही होता है। अगला अंतर है सम्राट व्यक्तिगत और राजमुकुट सामूहिक है। तो हम समझ चुके हैं कि सम्राट एक व्यक्ति के रूप में कार्य करता है जिसका कुछ भी नाम हो सकता है एक व्यक्ति के रूप में, लेकिन जो राजमुकुट है उसमें तीनों संस्थाओं के तीनों अंग एक इंस्टीट्यूशन के रूप में सरकार भी, उसमें कार्यपालिका भी आती है, मंत्रिपरिषद भी आती है, संसद भी आती है और सम्राट भी आता है। तो राजा है वो एक व्यक्तिगत है, सम्राट व्यक्तिगत है, किंतु राजमुकुट है वो सामूहिक है। इसलिए ये तो इनमें अंतर हो गया, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये समझ लीजिए कि जो राजा है वो एक व्यक्ति के रूप में कार्य करता है और राजमुकुट एक संस्था के रूप में कार्य करते हैं। तो राजा उस राजमुकुट रूपी संस्था का ही एक भाग है, इसलिए राजा को मूर्त कहा गया है, उसको रश्मि प्रधान मात्र कहा गया है और उसको मृत्य कहा गया है, क्योंकि सम्राट अमर नहीं है, वो एक व्यक्ति के रूप में एक सावयवी है, जबकि संस्था के रूप में राजमुकुट जिसमें तीनों इंस्टीट्यूशन शामिल है, तीनों जो सदस्य हैं इंस्टीट्यूशन के, सम्राट, संसद, मंत्रिपरिषद, तीनों का सम्मेलन इसमें किया गया है। तो वो एक व्यक्ति है सम्राट और राजमुकुट है वो एक संस्था है। तो आपको इतना ही स्थिति को समझ लेनी है। अब आता है राजमुकुट से अभिप्राय क्या है। राजमुकुट वस्तुतः जो है वो इसका एक वैधानिक स्वरूप है और सर्वोच्च कार्यपालिका भी इसमें शामिल होते हैं, संसद भी इसमें शामिल होते हैं और मंत्रीगण भी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। हरमन फाइनर ने कहा है कि जो क्राउन है या जो राजमुकुट है वो राजनीतिक शक्तियों के केंद्र के रूप में एक अलंकृत उपाधि है, एक उपाधि के रूप में कार्य करता है। और मुनरो ने भी एक बहुत सुंदर, मुनरो में अच्छे शब्दों में इसे परिभाषित किया है कि ये कृत्रिम विधि व्यक्ति है जो कभी शरीर धारण नहीं करता और नहीं मरता है। मरता कौन है? जो जन्म लेता है। तो सम्राट एक व्यक्ति के रूप में जन्म लेता है, सम्राट एक व्यक्ति के रूप में अपना पद ग्रहण करता है तो वो खत्म हो जाता है, मृत्यु प्राप्त होता है। एडवर्ड हेनरी या जॉर्ज जिस रूप में या जिस नाम से वो शासन के रूप में को ग्रहण करते हैं अपने पद को, तो वो खत्म हो सकते हैं, तो मर सकते हैं। लेकिन कार्यपालिका या संसद या मंत्रिपरिषद ये एक अमूर्त संस्था है। जिस पार्टी को संसद में बहुमत प्राप्त है वो कार्यपालिका के या मंत्रिपरिषद का निर्माण करेगी और मंत्रिपरिषद का कार्यपालिका का संचालित करेगी। और वो हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी भी दल को सदस्यता प्राप्त है, जो बहुमत प्राप्त होगी वो कार्यपालिका बन जाएगा। तो ये कार्यपालिकाएं तो बदलती रहती, कार्यपालिका में जो जिसको बहुमत दल है वो बदलते रहते हैं, लेकिन जो एक संस्था है, राजमुख संसद रूपी संस्था है, जो मंत्रिपरिषद रूपी संस्था है, वो संस्था हमेशा कायम रहती है। इसलिए उसको कहा जाता है कि ये कभी मरती नहीं है और हमेशा जीवित रहती है। वो संस्था के रूप में जो इंस्टीट्यूशन है वो मरती नहीं है। इसलिए राजमुकुट राजा, मंत्री एवं संसद तीनों का सम्मिलित रूप है। अब हम आगे इनकी शक्तियों की बात करें। शक्तियों की बात करने से पहले इनके सोर्स जान लेते हैं कि इनकी शक्तियों के स्रोत कहाँ से मिलते हैं। सबसे पहला स्रोत, दो प्रकार के स्रोत हैं। इनका पहला स्रोत है परमाधिकार या विशेषाधिकार। परमाधिकार या विशेषाधिकार को समझें तो चूंकि ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र, स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था, निरंकुश राजतंत्र पीढ़ियों से चलती आ रही थी।
पीढ़ियों से, यानी कि प्राचीन काल से ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र था जो स्वेच्छाचारिता के तरीके से कार्य करता था। तो वो जो स्वेच्छाचारिता से कार्य करता था उसके कुछ कार्य अवशेष के रूप में राजा को अभी भी वर्तमान में भी प्राप्त हैं। तो वो जो विवेक, विशेष अधिकार या विवेक का जो निरंकुश शक्ति है, वो जो अवशेष के रूप में, अधिकार के रूप में उनको प्राप्त है क्राउन के उसके समय क्राउन के पास, तो उसको परमाधिकार या विशेष अधिकार के रूप में प्राप्त कार्य किए जाते हैं। चूँकि ब्रिटेन के लोग परंपरावादी हैं, वो परंपराओं को बहुत अधिक पसंद करते हैं, तो उन्होंने उस राजा के उन परंपरा वाले अधिकारों को स्वीकार कर लिया है। लेकिन चूंकि अब लोकतंत्र हो गया है, राजतंत्र वैधानिक हो गया है, नियंत्रित संवैधानिक राजतंत्र हो गया है, तो वो कार्य है राजा जो है, सम्राट जो है, राजमुकुट जो है स्वेच्छाचारिता के निरंकुशता के साथ नहीं करता, वो मंत्री परिषद और संसद के परामर्श से ही करता है। जैसे कि कुछ कार्य हैं, संसद को आमंत्रित करना, स्थगित करना, भंग करना, मंत्रियों तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, नए पियर बनाना, युद्ध की घोषणा करना, संधि करना, अपराधियों को क्षमा प्रदान करना, नियमों को स्थापित करना आदि। अगला है जो शक्ति का स्रोत है वो संविधि या विधि या कानून से प्राप्त शक्तियाँ। वही शक्तियाँ हैं जो सम्राट की शक्तियाँ, जो उसे वंशानुगत या परंपरा से प्राप्त नहीं होती, बल्कि संसद कानून बनाकर उसको सौंपती है कि हम आपको कानून बनाकर देते हैं और आप ये कार्य करें। तो ये जो शक्तियों के स्रोत है वो दो हैं, परमाधिकार या विशेषाधिकार से प्राप्त स्रोत है, दूसरा है संसद के द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से प्राप्त शक्तियों के स्रोत। अब हम आगे पढ़ते हैं कि राजमुकुट की जो स्रोत है के माध्यम से जो शक्तियाँ हैं उनको किस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं। तो ये 4 प्रकार की शक्तियाँ होती है, कार्यकारिणी शक्ति, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और धार्मिक शक्तियाँ। कार्यकारिणी शक्तियों की बात करते हैं तो संपूर्ण कार्यकारिणी शक्ति है इंग्लैंड में, वो राजमुकुट की वो कार्यपालिका के माध्यम से संचालित किया जाता है। कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है वो शासन का प्रमुख होता है, और राजा होता है वो राज्य का प्रमुख होता है। तो इस तरह से जो एक राजमुकुट की एक संस्था के रूप में ये समस्त शक्तियों का प्रयोग, शासन की समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है, और राज्य के रूप में अंतिम उनका जो नामात्र का है, रश्मि प्रधान है, वो उसका प्रयोग सम्राट करता है। तो कार्यपालिका में चूँकि राजमुकुट में तीनों सम्मिलित हो जाते हैं, राजा भी आ जाता है, कार्यपालिका भी आ जाती है और संसद भी आ जाती है। तो तीनों मिलकर जो ब्रिटेन की समस्त कार्यपालिका है उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय जो कानून है उनका निर्माण करना, फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना राजा करता है, उसकी सलाह से मंत्रियों की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह से राजा मंत्रियों की नियुक्ति करता है, जितने भी प्रशासनिक उच्च अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति राजा करता है, कार्यपालिका के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, न्यायाधीशों को छोड़कर बाकी प्रशासनिक अधिकारियों को हटाने का कार्य करता है, सेना का प्रधान माना जाता है, तो सेना से संबंधित समस्त कार्य राजमुकुट के द्वारा किए जाते हैं। शासन पर नियंत्रण रखने का कार्य भी राजमुकुट के द्वारा ही किया जाता है। आगे हम देखें तो जितने भी राजदूत है, बाहर के राजदूतों नियुक्ति का कार्य पर राजमुकुट करता है, और बाहर के जो राजदूत आते हैं उनसे परिचय पत्र ग्रहण करने का कार्य भी यही है। क्योंकि अब तो उपनिवेश नहीं है, पहले ब्रिटेन के अंतर्गत बहुत सारे उपनिवेश थे, तो उन उपनिवेशों में गवर्नरों की नियुक्ति करना और उनके उच्चाधिकारियों की नियुक्ति करना और उनका ट्रांसफर स्थानांतरण करना, ये कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। स्थानीय सरकारों की देखभाल नियंत्रण करना आदि। इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्यपालिका या राजमुकुट की शक्तियाँ बहुत ही व्यापक है कार्यपालिका के अधिकारों के संबंध में। आगे हम देखें तो राजमुकुट की विधायी शक्तियाँ क्या है। विधायी शक्तियाँ विधान निर्माण करने का कार्य चूँकि संसद का होता है, और ये संसद राजमुकुट के तहत ही सम्मिलित हैं। हम पढ़ चुके हैं, बच्चों को कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल ही, क्योंकि राजमुकुट जो है उसके तहत संसद भी शामिल है और कार्यपालिका मंत्रिपरिषद भी शामिल है और सम्राट भी शामिल है। तो ये तीनों मिलकर कानूनों का निर्माण करते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक संस्था के रूप में कार्य करते हैं और समस्त शक्तियाँ इनके अंतर्गत आ जाती है। और संसद के द्वारा पारित प्रत्येक विधि पर राजा हस्ताक्षर करता है, और इसके अलावा जो सम्राट है वो संसद में उद्घाटन भाषण देता है और अध्यादेश निकालने की शक्ति रखता है। अध्यादेश यानी कि जब संसद का सत्र चल नहीं रहा होता है और सरकार को कोई बहुत आवश्यक कार्य करना है, निर्णय लेना है, तो वो अध्यादेश के माध्यम से सम्राट से अनुरोध करता है कि हम ये कानून बना रहे हैं, आप इसको साइन कर दीजिए। और जब संसद का एक अधिवेशन शुरू होगा निश्चित समय के पश्चात, तो एक निश्चित समय में उसको संसद में प्रस्तुत करके उसे कानून का रूप दे दिया जाएगा। और जब तक संसद का सत्र नहीं है तब तक उसे एक कार्यवाहक कानून के रूप में उसको
अध्यादेश के माध्यम से किसी कानून को लागू कर दिया जाता है। तो इस तरह से व्यवस्थापन की शक्तियाँ प्रदान करना, व्यवस्थापन को प्रदत्त व्यवस्थापन का तात्पर्य है कि चूँकि संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य होते हैं वो प्राय हर विषय के विशेषज्ञ नहीं होते हैं, जबकि कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं वो प्राय विशेषज्ञ होते हैं या अपने विषय में अलग अलग मंत्री होते हैं, वो अच्छी जानकारी रखते हैं। तो संसद किसी भी कानून की मोटा मोटी रूपरेखा बनाकर उससे कार्यपालिका को सौंप देती है कि भाई आप इसको विस्तार से नियम उपनियम धारा उपधारा बनाकर उसको विस्तृत रूप दे दीजिए। तो फिर ये कार्यपालिका करती है और संसद उसके प्रदत्त विधान के माध्यम से शक्तियाँ को कार्यपालिका को सौंप देता है। तो इस तरह से प्रदत्त विधान का कार्य भी राजमुकुट का ही होता है। न्यायिक शक्तियाँ, राजमुकुट की न्यायिक शक्तियाँ भी का स्रोत भी राजमुकुट ही है, क्योंकि राजमुकुट के नाम से समस्त न्यायिक कार्य संचालित किए जाते हैं। धार्मिक शक्तियों की बात करें तो हालांकि इंग्लैंड एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन जो इंग्लैंड में जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रिटेन का राजा किसी भी धर्म का नहीं हो सकता, उससे सिर्फ कैथोलिक ईसाई होना अनिवार्य होता है। हालांकि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री किसी भी धर्म का हो सकता है, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ऊंचे से ऊंचे पद पर किसी भी धर्म का व्यक्ति हो सकता है, लेकिन जो वहाँ का राजा होगा वो सिर्फ कैथोलिक ईसाई होगा। तो इस तरह से ब्रिटेन में जो धार्मिक कार्य हैं वो भी राजमुकुट के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। और जो ब्रिटेन की प्रमुख राष्ट्रीय चर्च ऑफ इंग्लैंड की जो राष्ट्रीय सभा है उसकी समस्त शक्तियाँ भी राजा की अनुमति से संचालित की जाती हैं। उपाधि संबंधी कार्यों की हम बात करें तो ब्रिटेन में जो क्राउन है, राजमुकुट, वो समस्त उपाधियों का स्रोत है, सम्मान का स्रोत है, फंक्शन ऑफ ऑनर माना जाता है। और हर 2 साल के लिए विशेष सेवा के लिए उपाधियाँ प्रदान करता है। तो इस प्रकार ब्रिटेन का राजमुकुट है वो बहुत सारी शक्तियों का स्रोत माना जाता है। प्राचीन काल से ये समझ, अब हम यदि थोड़ा इसको बिल्कुल ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेकर एक सामान्य शब्दों में हम समझें तो चूंकि प्राचीन काल में ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र था, ठीक है, तो निरंकुश राजतंत्र था तो राजा के पास सारी शक्तियाँ थी। स्वेच्छाचारिता के तहत वो समस्त शक्तियों का प्रयोग वो एक व्यक्ति करता था, स्वयं करता था। लेकिन चूँकि अब लोकतंत्र का समय है, आधुनिक लोकतंत्र का जनक भी ब्रिटेन को ही माना जाता है। ब्रिटेन ने लोकतंत्र की शुरुआत करी थी आधुनिक समय में। तो वर्तमान में राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया है और उसकी शक्तियों को वैधानिक स्वरूप प्रदान कर दिया गया है, यानी कि उनको वैधानिक मान्यता राजा की शक्तियों को दी गई है। अब वैधानिक मान्यता दी गई है तो समस्त शक्तियों का स्रोत सिर्फ राजा को, सम्राट को तो माना नहीं जा सकता, तो वो एक राजमुकुट नामक एक संस्था बना दी गई, ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन बना दिया जिसके तहत राजा को भी शामिल किया गया, सम्राट को भी, और मंत्रिपरिषद को शामिल किया गया और संसद को शामिल किया गया। इस तरह से वो एक, अब जो राजा अकेला सारा काम करता था प्राचीन काल में एक निरंकुश शासन के तहत, वो काम अब राजमुकुट के रूप में तीनों संस्थाएं मिलकर करते हैं। बहुत सरल और साधारण शब्दों में कि जो राजा अकेला सम्राट निरंकुश था, जो निरंकुश राजतंत्र में कार्य करता था, अब वो कार्य वैधानिक संस्थाओं में बांटकर मंत्रिपरिषद, संसद एवं सम्राट तीनों मिलकर करते हैं। तो उस तीनों का नाम क्राउन या राजमुकुट दिया गया है। आज इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।